एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सुबह। लॉन्च का मकसद ये है कि इस सैटेलाइट की इमेजरी से हम पाकिस्तान के जो डिफरेंट शोबे हैं उसमें असिस्टेंस दे सकें। यार सोचे, इंडिया ने अपने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी को उसी तरह से रिटायर हो जाना चाहिए जिस तरह MiG-21 रिटायर हो रहा है। जब भी आपको हल्की फुल्की चेंज हो, आप डेफिनेटली डॉक्टर्स कंसल्ट करें और डिफरेंशिएट करें, तो दोनों का ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग है। पाकिस्तान में ये एक जो है वो लूप होल रह गया था जहाँ पर कोई भी खवातीन नहीं थी। खलाई मैदान में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान, पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया। यह सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्जिये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। पाकिस्तान इस मिशन से कितना मुस्तफीद होगा, प्रोग्राम में होगी तफसीली बात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त, दोनों ममालिक के माबैन तजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। अमरीकी सदर भी तजारती मुआहिदे पर खुश। ट्वीट में लिखा, एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फरोख्त करे। नया मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर के आगाज बनेगा। मोदी के भारत को अमेरिका के ट्रंप का बड़ा झटका, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत पर सख्त तनकीद। सोशल मीडिया बयान में कहा कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। भारत रूस से असलहा और तवानाई खरीदता है, इन वजूहात पर भी जुर्माना आयद करेंगे। उधर ईरान से तेल की खुफिया तिजारत करने वाली भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी गई। भगोड़ा भारत खेल के मैदान से भी भाग निकला। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए खेलने से इनकार कर दिया। भारत के 5 खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी को कौमी सलामती का मसला बनाकर मैच खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान इवेंट के फाइनल में पहुंच गया, जहां पाकिस्तान का सामना अब ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस या जनूबी अफ्रीका चैंपियन से होगा। और आज़मी और हौसले की रोशन मिसाल, लाहौर की निदा साले पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने निदा को मुबारकबाद देते हुए काबिल फ़ख्र बेटी करार दिया। फ़ख्र पाकिस्तान निदा आज होंगी दुनिया बोलने में हमारी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब से। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मॉर्निंग। सबसे Yes. पहले तो भाई पाकिस्तानियों, आप सबको जो बहुत अभी बहुत जाग रहे हैं, जो अभी मुबारक हो। जाग चुके हैं, एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सुबह। क्यों? क्योंकि एक नहीं कई ऐसी खबरें हैं, कई अच्छी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट स्पेस में लेके चलते हैं। टेक मी टू द स्पेस। Yes, let's you take one way ticket to the moon. Michael Jackson. But this is not moon, this is satellite. और पाकिस्तान ने क्या कारनामा अंजाम दिया है सियासी नाश्ते में। गर्मा गर्म सबसे पहली खबर ये कि पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो कर दिया है लॉन्च। और इतना ज़बरदस्त ये काम हुआ है, मईशत के मैदान में भी इतनी ज़बरदस्त खबर आ रही है। लेकिन मैं चाहूँगा पहले सादी हम फोकस करें ऑन दी सैटेलाइट वाला इशू। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना सैटेलाइट जो रेंज है वो बढ़ा रही है और दुनिया के बाहर से स्पेस में जाके दुनिया का जायज़ा लिया जा रहा है, वेदर का जायज़ा लिया जा रहा है, लैंड कवर का जायज़ा लिया जा रहा है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं यानी जो मादनियात है उनका जायज़ा लिया जा रहा है। एंड पाकिस्तान भी अब उस दौर में पेश कदमी कर रहा है। ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजी गई है, इसका मकसद ये होगा कि ये जो दुनिया का सरफेस होता है यानी जो अर्थ का सरफेस है उसको सेंस कर सकती है। वेदर जो पैटर्न जिस पैटर्न से चेंज होता है उसको सेंस कर सकती है। जो लैंड कवर है हमारी अर्थ का उसको सेंस कर सकती है। और इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये अर्थ सर्फेस को छूती नहीं है, यानी ये सैटेलाइट से ही तमाम तर काम कर रही होती है। अच्छा, अब इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे ये तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा सियासी नाश्ते में हम बात करेंगे भारतीय पार्लियामेंट की। कल का दिन भारतीय हुकूमत पर बहुत ही भारी गुजरा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भीषण बरस पड़ी और ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने को तैयार था तो आप झुके क्यों। राहुल गांधी ने हुकूमत को भाड़े हाथों लिया और लोकसभा में चैलेंज किया, मोदी जी हिम्मत है तो कहें कि ट्रंप ने झूठ बोला है। इसके साथ साथ
ये भी हुआ कि जो भारतीय पंजाब के रुकन हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात कि कुछ नहीं हुआ, हम मान लेते हैं कि हमने अगले को सरेंडर कराया। आप सिर्फ एक काम करें, आपके पास गालिबन 35 के 36 राफेल थे ना, उन सबकी एक परेड करा दें और दुनिया को चुप करा दें। तो जनाब ये भी चीज़ है। लेकिन सादिया, एक और सबसे अच्छी बात, इस पर भी हम बात करेंगे। मुबारक हो एक बार फिर, यस, एक बार फिर इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक दफ़ा फिर से वो ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात कोई और हो नहीं सकती, और वो ये थी कि जब उन्होंने कल ये बात कह दी कि वो वक्त भी दूर नहीं है जब भारत जो है वो पाकिस्तान से हो सकता है ऑयल्स ले रहा हो। सो दैट वन थिंग वेयर ओवर एंड ओवर डोनाल्ड ट्रंप ये आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी बातों से कम वो कन्विंस नजर आ रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल हो गई इंडिया से। क्योंकि हमेशा से हम देखते आए ना फैसल के अमेरिका जो है इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा था, उसको जाके चाइना के अगेंस्ट खड़ा करना चाहता था, लेकिन आपसे 7 टाइम्स छोटा एक मुल्क आपको आपके मुल्क में घुसकर मारता है, वो भी वो जंग जो आपने इनिशिएट की हो। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है किसी मुल्क की। चलें, तो हम इन तमाम खबरों पे एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे खुशूसी सलमान अवान की जानिब चलते हैं। और आज की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, और वो ये कि पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया, बाय द वे ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ चाइना से, और हम इसी पे सलमान अवान से बात कर लेते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सलमान, ज़रा डिटेल्स दीजिए, पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है क्या क्या फ़वाइद हैं इसके? पाकिस्तान ने आज एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है कामयाबी से लॉन्च किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं स्पार्को इस्लामाबाद में, और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्टर हनीफुर रहमान। उनसे जानते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च की क्या अहमियत है और ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज का जो स्पेस लॉन्च हमने देखा, इसकी क्या अहमियत है और मुस्तकबिल में किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए, उस पर रोशनी डालिएगा। जी, ये जो हमारा सैटेलाइट है ये हमारा नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 का एक हिस्सा है, और ये पाकिस्तान के जो अर्थ रिसोर्सेस है उसकी प्लानिंग के लिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए बहुत अहम है, ताकि हम यानी टाइमली टेम्परली इमेजिंग करके और हम देखें कि कहाँ पे किस किस्म की चेंजेस आ रही है और हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन कौन से शोबे हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर इस सैटेलाइट का फोकस है? इस पे अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, कोस्टल डेवलपमेंट, ग्लेशियर मॉनिटरिंग, तो ये जितनी अर्थ रिसोर्सेज हैं इन सब की मॉनिटरिंग और इसकी जो प्लानिंग है उसके अंदर जो है ये सैटेलाइट इमेजिंग जो है वो यूज़ होगी। हम बात करते हैं विजन 2047 की, तो पाकिस्तान को बने हुए 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो विजन 2047 है क्या, उसके तहत स्पार्को क्या मेजर इकदाम कर रहा है? जी, विजन 2047 ये एक ब्रॉड स्पेस प्रोग्राम को डिपेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर एक सैटेलाइट की पूरी फ्लीट्स हैं जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशंस, वेदर, जीएनएसएस, इन सारे फील्ड्स को कवर कर रहा है। और उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक रिसर्च है और जो हमारे स्पेस रिसर्च है उसको कवर कर रहा है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर हनीफुर रहमान ने बात की, विजन 2047 की बात की, और इसके साथ साथ बताया कि आज का जो सैटेलाइट लॉन्च है ये पाकिस्तान को मुख्तलिफ अर्थ रिसोर्सेज जो हैं उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करेगा। जी, तो जनाब इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल मैनेजर हैं स्पार्को के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। व्हाट एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, what an achievement for us, what an achievement for you, for your team and everybody who has put in effort into this. ज़रा हमें बताइएगा, पहले तो आवाम को बताइएगा कि हमें कैसे समझ में आएगा ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता क्या है, करता क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत आज अहम दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज की तारीख में पाकिस्तान ने अपना एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया है। ये लॉन्च चाइना के शीचॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से की गई है, और इस लॉन्च का मकसद ये है कि इस सैटेलाइट की इमेजरी से हम पाकिस्तान के जो डिफरेंट शोबे हैं उसमें असिस्टेंस दे सकें, जिसके अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड फूड मॉनिटरिंग है, फ्लड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट है, अर्बन प्लानिंग है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, और इस तरह की बहुत सी और एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इस सैटेलाइट की इमेजरी हम यूज़ कर सकते हैं।
ये सारा काम जो है ये स्पार्को के विजन 2047 और पाकिस्तान की नेशनल स्पेस पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इस सैटेलाइट की मदद से जो हमारा एग्जिस्टिंग सैटेलाइट फ्लीट है, जिसमें 2 हमारे ऑलरेडी सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं, तो वो उन सैटेलाइट्स को भी मदद फराहम करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फॉर द लेमैन क्या हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ग्लेशियर्स के पिघलाव को हम मॉनिटर कर सकते हैं, जंगलात की कटाई को मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें जो पाकिस्तान को माहौलियात के हवाले से ख़तरात थी, वी कैन मॉनिटर दैम एंड वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली नाउ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एग्जांपल लेते हैं जैसे कि फ्लड मॉनिटरिंग है मॉनसून के सीज़न में, तो फ्लड मॉनिटरिंग में हम रियल टाइम फ्लड मैप्स बना सकते हैं, जिसकी मदद से इवैक्यूएशन के प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर एनालिसिस इसकी मदद से हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर का आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा जीडीपी का ऐसा एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐसा एग्रीकल्चर है, तो उसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स की यील्ड को एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सीज़न में हमें क्रॉप्स की कितनी यील्ड मिलनी है। इसके अलावा जो ज़मीन है उसमें जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से प्लांट्स की हेल्थ की मालूमात हमें मिलती है। इलीगल लैंड ऑफ यूज़ और डिफॉरेस्टेशन हम मॉनिटर कर सकते हैं इसके साथ। फिर जैसा कि आपने ग्लेशियर्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी रेंज है ग्लेशियर्स की, जो हिमालय कराकोरम हिंदुकुश रेंज है, तो उनकी ग्लेशियर की मॉनिटरिंग, मेल्टिंग पैटर्न को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ओवर द ईयर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। और इसमें फिर डॉक्टर साहब मुझे अब ये बताइएगा कि अभी तो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, कितना वक्त लगेगा इसे पहुंचने में टू इट्स डेस्टिन्ड स्पॉट? जी बिल्कुल, ये सैटेलाइट लॉन्च होने की जो इसका ड्यूरेशन है, लॉन्च ड्यूरेशन है, वो है 18 मिनट। 18 मिनट के बाद ये अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जो इसके सोलर पैनल्स हैं उसको डिप्लॉय किया जाता है ग्राउंड से कनेक्ट होके। इसके सोलर पैनल डिप्लॉयमेंट करने की वजह यह है कि जो हमारे पास ऑन बोर्ड सैटेलाइट में बैटरी है वो चार्जिंग उसकी स्टार्ट हो सके सनलाइट में। जब ये सारा काम हो जाता है तब हम सैटेलाइट के लॉन्च को सक्सेसफुल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको हम इनिशियल ऑर्बिट ऑपरेशंस कहते हैं, IOT कहते हैं, जिसके अंदर इसमें जो हमें इमेजेस प्रोवाइड करने हैं ग्राउंड पे, जो हमारे पास ऊपर टेलीस्कोप है सैटेलाइट में, उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये अपने ऑपरेशनल फेज में आ जाता है और फिर ये डिफरेंट सेक्टर्स में इसकी मॉनिटरिंग के थ्रू इसकी इमेजरी हम यूज करते हैं। ऑल राइट, और फिर फैसल ने जैसे कहा कि ये कब तक पहुंचेगा, द सेकंड क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड इज कि ऑब्वियसली हर सैटेलाइट का एक ड्यूरेशन होता है, फिर वो सैटेलाइट्स जो हैं दे कम बैक हो, उनकी लाइफ एंड हो जाती है। सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, फॉर हाउ लॉन्ग इससे हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू वो सारे अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं? जी, इसकी जो ऑपरेशनल लाइफ टाइम है वो 7 ईयर्स है, तो ये 2025 से लेके 2032 तक अपनी ऑपरेशनल मोड में रहेगा और सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन ये सैटेलाइट इससे बियॉन्ड भी अपनी ऑपरेशन कैपेबिलिटी में रहते हैं। जैसा कि हमारे पिछले सैटेलाइट्स हैं, एक पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 वो जुलाई 2018 में लॉन्च हुआ था, जिसको 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से फंक्शनल है और ग्राउंड पे इमेजरी उसकी रिसीव हो रही है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट शोबों में अपने इमेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइन लाइफ टाइम है वो 7 ईयर्स है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच इन हैविंग यू ऑन द शो। और आपने इनिशियली तो ये बताया कि इससे क्या कुछ हम अचीव कर रहे हैं, माहौलियात पे एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप सबको पता है अभी हालिया दिनों में ही, अ वीक बिफोर, हमने कितनी कैटास्ट्रॉफी देखी है मौसम के हवाले से। तो इस पे हम आगे चल के मजीद भी बात करेंगे कि इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप स्टोरी ऑफ सियासी नाश्ता। यस, वो ये है जनाब कि अगर हमारे पास वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया है
तो मैं चाहूँगा हम अब उस ट्वीट को चलाइए और उस ट्वीट को चलाने के बाद हम आपको बताएंगे, हम उसके टुकड़े करके ट्रांसलेट कर सकें कि हाउ बैड इट इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान, देयर यू गो, इसकी सबसे आखिरी वाली लाइन पढ़ेंगे सादिया, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। हो सकता है कि वो कभी भारत को तेल बेच रहे हो। ये वो कौन है ये वो? यहाँ में यार सोचे, इंडिया ने अपने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा भाई। मतलब वो ताकत जो आपको दहाइयों से आपको तैयार कर रही थी एक बड़ी दूसरी ताकत के मुकाबले में खड़े होने के लिए, वो आपको शर्म दिला रही है कि हो सकता है तुमसे तकरीबन 7 टाइम्स छोटा मुल्क कल तुमको तेल बेच रहा होगा। तो आप तेल लेने जा सकते हैं पाकिस्तान, भारत जो है। तो ये खुशखबरी जो है वो किसी और ने नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई। और खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का तिजारती मुआहदा हो गया है और इस मुआहदे के तहत अमेरिका पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पे काम कर रहा है। और ये कोई ऐसी हैंकी फैंकी या ऊपर से कच्ची बात नहीं है सादिया। उन्होंने एक और जो इस पे लाइन है वो ये कही है कि वी आर फाइंडिंग दैट सूटेबल ऑयल कंपनी जो इस पे काम करेगी। तो यहाँ तक बात जा चुकी है बिल्कुल। और अदर देन ऑयल, वो आपकी आईटी में, वो आपकी क्रिप्टो के अंदर, मादनियात में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स के लिए उन्होंने मुआहदे तय किए हैं पाकिस्तान के साथ। हमें पता है कि कुछ ही दिन पहले क्रिप्टो के हवाले से एक अहम तरीन जो फैमिली विजिट थी, ट्रंप की फैमिली इसमें इन्वॉल्व रही। फिर उसके बाद हमने देखा कि आईटी के शोबे में स्टारलिंक हो या सो ऑन वो रहा। एंड नाउ इट कम्स टू दिस वेयर मादनियात के लिए जो इनिशिएटिव पाकिस्तान ने शुरू किया था उसके तहत अमेरिका इन्वेस्ट करना चाहता है। एंड एक रीसेंट विजिट जो कि फील्ड मार्शल की भी हुई थी अमेरिका की, दैट वी रिमेंबर, जिसमें अगैन वो मादनियात के हवाले से बात भी की गई थी। सो ऑल ऑफ दिस मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट हाउ पाकिस्तान इज डेवलपिंग इकोनॉमिकली, मेकिंग थिंग्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रीमलाइन, और पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होने जा रहा है। एब्सोल्युटली। और अगेन मैं आपको ये पूरी पढ़ के सुना देता हूँ, जो एक बार फिर हम पढ़ के सुनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं भाई कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे। वी हैव कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमने तिजारती मुआहदा कर लिया है, तय हो गया है। वेयर बाय पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। जो पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, अमेरिका और पाकिस्तान उन पे मिलकर काम करेगा। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, सुन ले दुनिया दोबारा, पार्टनरशिप कि इस शराकतदारी को कौन सी ऑयल कंपनी लीड करेगी। हम इस प्रोसेस में हैं। और आखिर में एक बार फिर ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि ये लाइन आप तमाम तर पाकिस्तानी अपने जहन खोल के, कान खोल के सुन लें और एंजॉय करें इसको। और इसी के साथ हम ब्रेक पे चले जाएंगे। हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। किसे पता कि पाकिस्तान एक दिन ऐसा आए कि वो इंडिया को तेल बेच रहा हो। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी हम इसी मामले पे बात कर रहे होंगे। हमारे साथ ही रहिए। हु नोज, वी विल बी सेलिंग समडे ऑयल टू इंडिया। लेट्स टेक अ ब्रेक सून। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सुबह सुबह, पता है भारत पे ना मिसाइल गिरने का सिलसिला जारी है। पहले पाकिस्तान ने गिराए, फिर उसके बाद ट्रंप ने गिराए। ट्रंप तो गिराते जा रहे हैं रोज, एवरी डे ही हैज अ न्यू बॉम्ब। और हर रोज भारत के लिए, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ द वेबसाइट जो कि अवेलेबल थी। कुछ उनके अपने रॉकेट फेल होकर उनके ऊपर गिर रहे हैं, जो कि लेजेंड्स लीग में हुआ है। सोचें क्या कुछ हो रहा है ना। तो इसी पे हम, और डोनाल्ड ट्रंप ने तड़ी भी लगा दी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा है कि जी आपने करनी है ना अगर रशिया के साथ, और आपने रशिया के साथ आपने डील करनी है, और आपने रशिया के साथ जाके असलहा खरीदना है, कि वो रशिया जो यूक्रेन के साथ ही हरकतें कर रहा है, तो फिर ठीक है आप देख लें, आप पे 25% टैरिफ लगाते हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात पे आपको अलग से हम जुर्माना लगाते हैं। और उसके बाद फिर कल जो भारतीय पार्लियामेंट में हुआ, पूछा गया कि जी आपके दोस्त थे ना
डोनाल्ड ट्रंप आपके दोस्त थे, आपने नारा लगाया था आपकी बार ट्रंप सरकार, लगा लें अब नारा सरकार। तो इसी पे बात कर लेते हैं। तहरीक नौजवान पाकिस्तान पार्टी के चेयरपर्सन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। इतनी खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त खबरें हैं हमारे पास। पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, ट्रेड डील हमारी मुकम्मल हुई है, बट आपके साथ हम आगाज़ करना चाहेंगे विद द फैक्ट कि जो इंडिया को ट्रंप ने बार बार जो खड़ाक लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप खित्ते में इस बदलती सूरत हाल को, इंडिया का इम्पैक्ट जो कम होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, खुशी की खबरें ज़ाहिर है और उसके अंदर नरेंद्र मोदी जो है वो बैरूनी दुनिया जूते खा रहा है और अपने मुल्क में भी मेरे ख्याल में जूतम फांक की हो रही है उनके। अभी जिस तरह से लोकसभा का आपने जिक्र किया, लोकसभा के अंदर एक तो जाहिर है जो शिकस्त है पाकिस्तान के हाथों उनकी, उसके ऊपर बात हो रही है। कोई कह रहा है कि जी अगर तैयारे आपके नहीं गिरे तो चले उड़ा दें पूरे तैयारे, आप मार्च पास्ट करा दें, पता चल जाएगा कि कितने तैयारे राफेल मौजूद हैं या नहीं मौजूद। दूसरी जानिब जो है नरेंद्र मोदी ने कल ढटाई से जो झूठ बोले हैं वो अपनी खिफ्त मिटाने के लिए रात ही जो है उसको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक दफा आड़े हाथों ले लिया है और उन्होंने 25% जो है वो टैरिफ आयद कर दिया है 1 अगस्त 2025 से। और साथ ही साथ उनको ये कह दिया है कि जनाब अगर आपने यूक्रेन से जो है वो यूक्रेन रशिया के अंदर आपने रशिया से ट्रेड किया जो कि तकरीबन भारत का $74 बिलियन का ट्रेड है, वो फिर आप जो है भूल जाएं, फिर आप अमेरिका के साथ जो है वो आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। और मेरे ख्याल में भारत को मैं एक थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, शायद ये आपके जवाब को भी सेकंड करता है। वो ये कि आपको याद होगा जब ट्रेड डील किया था रशिया के साथ, यानी जो ऑयल ट्रेड डील किया था रशिया ने, तो रशिया के साथ भारत ने उस वक्त उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया था कि देखें जो सैंक्शन है वो रिफाइंड ऑयल पर है और हमने किस तरह इस सैंक्शन को सामने रखते हुए रॉ ऑयल वहाँ से यानी अनरिफाइंड ऑयल मंगा लिया है रशिया से, और ये हमारी डिप्लोमेसी की, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत है। और एक्चुअली ऐसा नहीं था, हुआ ये था कि अमेरिका के जो रिलेशंस थे वो भारत के साथ बेटर थे, दे लेट देम हैव इट। दिस इज व्हाट हैड हैपेंड एक्चुअली। I think many things happened actually, their whole diplomacy got failed। उसकी रीजन ये है कि आप देखें, गौर कीजिए कि किस तरीके से उनकी जो डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ी जिसको वो फतह मनाते थे कि जी बांग्लादेश को हमने अलहदा कर दिया और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान को बिल्कुल हमने काट के रख दिया, और उसी बांग्लादेश के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भारत और उसकी सोच का जनाजा निकलते देखा। और फिर किस तरीके से अगरतला से जो साजिश शुरू हुई थी वो अगरतला पे ही जाके वापस लैंड कर गई, और नतीजा ये निकला कि आज वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कायदे आज़म जिंदाबाद, दो कौमी नजरिया एक दफा फिर वहां एक उजागर होके आया। दूसरी जानिब जो है आप उनकी डिप्लोमेसी के अंदर देखें, अमेरिका के लिए आपने खुद कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, पता चला कि अब की बार तो मोदी सरकार के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। देखें, इंडिया ने पाक भारत जंग के दौरान जो है जो उनको हजीमत उठाना पड़ी, उससे जो उनका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वो पूरी तरीके से मुतासिर हुआ। वो ख्वाब जो शायद सुपर पावर उनके लिए देखा करती थी कि शायद इनको एक रीजन के अंदर जो है काउंटर बैलेंस चाइना के मुकाबले में किया जा सकता है, वो उनका ख्वाब चिकना चूर हुआ और भारत को इतनी मार पड़ी कि जिसका मतलब आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये जो 6 जेट हैं ये तो अपनी जगह, जो हैंगर्स में खड़े हुए थे, जो उनके पेंस में खड़े हुए थे, जो वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनकी जो एक तादाद सामने आ रही है वो तकरीबन 38 जहाज हैं, 38 जहाज जो कि उनके जाया हुए हैं। और उनके पास हालत ये है कि MiG-21 जो है वो अब सितंबर में रिटायर करने जा रहे हैं। 700 एयरप्लेन्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, जो तकरीबन 200 से ज्यादा उनको हादसात हो चुके हैं। इसी तरह से जैगुआर एयरक्राफ्ट जो है उसको रिटायर किया जा रहा है। और ये तमाम ये दोनों जहाज जो है ऐसे थे जिसका मतलब आप देखें पूरी दुनिया में सवाए भारत के और कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। और जो करप्शन की आवाजें उठ रही है हमीद साहब, वो अलग है। जो शोर मच रहा है कि आपने करप्शन के थ्रू ये सब रफाल्स लिए थे और वो आपके काम भी नहीं आए। 1700 करोड़ की जो है वो करप्शन है रफेल के अंदर,
और ये उनका जो है बाकायदा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इससे पहले भी आपको याद है एक बोफर गन का स्कैंडल था जिसके अंदर जो है राजीव गांधी जो थे इन्वॉल्व थे, और इसी तरीके से उनकी नेवल शिप्स के अंदर जिस तरीके से करप्शन की चीजें सामने आई, INS विक्रांत के अंदर जो उनका नेवल शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके अंदर बेतहाशा करप्शन की चीजें सामने आई। यानी कि भारत जो है वो करप्शनिस्तान बन चुका है असल में हिंदुस्तान से। नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान का एक किरदार बढ़ रहा है। जहां तक आपने डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के ट्रेड की बात की, मेरे ख्याल में ये यकीनन खुशी की बात है, लेकिन देखना यह है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या बलूचिस्तान के अंदर वो एक्सप्लोर करेंगे, और अगर बलूचिस्तान के अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको याद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने $22 बिलियन की एक MOU साइन किया था, लेकिन उसके बाद वो मैच्योर नहीं हो सका क्योंकि सऊदी अरब की जो ऑयल कंपनी थी उसके साथ अरामको भी शामिल था, और अरामको आपको मालूम है कि वो अमेरिकन उसके अंदर इंटरेस्ट मौजूद है। और अगर अमेरिकन जो है वो इस जगह ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए आते हैं खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि चाइना को शायद बहुत ज्यादा तशवीश हो इस मामले के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये तो अभी कहते हैं ना कि ये अभी वक्त से पहले बात करना है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तमाम काविशों और कोशिशों को अमेरिका जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। और शायद उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अमेरिका जो है वो एक दफा इंडिया को उसकी औकात दिखाना चाहता है कि तुम हो क्या चीज। पाकिस्तान ने मैदान जंग में और हर मैदान में तुमसे बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है, तो यू बेटर बी स्टे इन योर लिमिट्स, जिसको कहते हैं ना कट टू साइज करना। उन्होंने इनको कट टू साइज कर रहे हैं, और आई थिंक नरेंद्र मोदी के मुतालिक ना सिर्फ अगर लोकसभा में जहां ऑपोजिशन उसको आड़े हाथों ले रही है, वहां कहीं ना कहीं उसके अपने बीजेपी जो है वो भी कर रहे हैं। चिदम्बरम हो गया, सुब्रमण्यन हो गया, सारे आ रहे हैं। सर आपने एक बात की और उसमें दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स अर्ली मॉर्निंग। ये जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इस डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में जहाँ पे एक तरफ उनकी जो ये लाइन है कि जी हो सकता है पाकिस्तान कभी तेल बेचे भारत को, ये तो एक तरफ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना सर, वो है लव्स पार्टनरशिप का, शराकतदारी का। नाउ कमिंग फ्रॉम अमेरिका, द वर्ड पार्टनरशिप एसोसिएटेड विद पाकिस्तान, दिस इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे फॉर मी। It is undoubtedly a very great and very fine news, but हम शराकतदारी का मतलब ये है कि it is not coming from any of the department of United States of America, but it is coming directly from the horse's mouth, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने मुंह से ये बात आना मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए और रीजन के अंदर उन तमाम ममालिक के लिए जो इंडिया के लिए कहीं नरम गोशा रखते थे। पहले भी आपको पता है अमेरिका की वजह से इंडिया के पलड़े में जो है वो वजन डाला जा रहा था, लेकिन अब इंडिया जो है उसकी हालत यही रही है कि ना जाए मांदम ना पाए रफ्तम, यानी कि दे आर ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। अगर वो रशिया की तरफ जाता है तो $74 बिलियन का ट्रेड उसको तर्क करना पड़ेगा, और अगर जो है वो फिर इसी तरह से चाइना के ऊपर भी उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चाइना भी जो है वो रूस के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, और उनके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ट्रेड टैरिफ का ऐलान किया हुआ है, एक्स्ट्रा ट्रेड टैरिफ का। दूसरी जानिब अगर वो अमेरिका की तरफ जाता है तो वो ईस्टर्न ब्लॉक से बिल्कुल फारिग हो जाएगा, जो उसकी बुनियाद के अंदर मौजूद है, जहां वो रूस के साथ इतने पुराने देरीना ताल्लुकात हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो उनकी पॉलिसी में आ जाएगा। मेरे ख्याल में इंडिया जो है इस टाइम पे खास तौर पे बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जो है वो इस टाइम पे जो है वो एक नया लीडर के तौर पर उभर रहा है, और यही बातें खुद बीजेपी फैला रही है कि जनाब 75 की साल के अंदर की उम्र के अंदर अब नरेंद्र मोदी को उसी तरह से रिटायर हो जाना चाहिए जिस तरह MiG-21 रिटायर हो रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा वेरी वेल सर। हमें ज्वाइन किया साबिक मुशीर वजारत खजाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। हमें बात करते हैं, और ये जो खुशी की खबर अभी सुबह से हम सेलिब्रेट करें, एक्चुअली बहुत सारी खुशी की खबरें हम सुबह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ खाकान साहब सेलिब्रेट करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ये कि जो हमारा मुआहदा तय पाया है अमेरिका के साथ व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, जब हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ क्रिप्टो या IT में बल्कि वो ऑयल रिजर्व्स को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ट्रेड का आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, विद द फैक्ट वेयर वहाँ बार बार जब वो ये बात कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस इंडिया से ब्रेक हो गया एंड नाउ वी वांट टू वर्क विद पाकिस्तान।
देखिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, ये जो माइंस एंड मिनरल्स की स्टोरी है, ये पाकिस्तान को डेवलप करनी चाहिए। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। रेकोडिक से आपने इसको स्टार्ट किया, इससे पहले सैंडक होता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेकोडिक में हमने 20-25-30 साल लगा दिए। 1974 में जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, फिर आपको पता है बीच में कबातें आती रहीं, बट हमने उसको सॉल्व किया। फिर एक ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी रही। फिर 10 मई का वाकया हुआ, उसने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को जो है वो सीमेंट किया। ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड इनटू द फैक्ट। डॉक्टर साहब चलें अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। सादिया, मैं बताऊं क्या, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस चीज़ की। थी एक्साइटमेंट जो थी वो थी हो गई अब कि जी अब जो है भारतीयों का क्या उनका स्टेक है, अब वो किस मुंह से मना करेंगे और कैसे अब वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। अब तो सेमीफाइनल पड़ गया, अब तो खेलना पड़ेगा। लेकिन हुआ फिर ये कि कल ये खबर आ गई कि अब वो सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे, which means you were still ready for Pakistan versus India? Always semi-final. We are a peace-loving nation. Yeah. We are a sports-loving nation. Yeah, exactly. और हम बाकी चीजें No, actually मैं तो ये वेट कर रही थी कि जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल होगा और उसी शाहिद आफरीदी को उन्हें बार-बार फेस करना पड़ेगा and they will be, you know, getting irritated, frustrated and everything. Look at the same person that you didn't want to play with, calling him a दहशतगर्द, whatever you had in your mouth. उसके बाद आपने करना था, लेकिन फिर भाग गया इंडिया, भाग गया, वन मोर टाइम भाग गया। मजे की बात है कि आफरीदी ने मैदान के बाहर से बैठे बैठे भारत को ना टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सोचे आप, पहले उन्होंने मैच नहीं खेला और फिर फ्री का चिकन खा लेते हैं आप, लेकिन आप मैच नहीं खेलेंगे। एंड द वे शाहिद आफरीदी केप्ट सेइंग, अब आप किस मुंह से हमें सेमीफाइनल में, अरे सुन लेते हैं। हाँ सुनाइए। शाहिद आफरीदी ने एक दिन पहले ही ये कह दिया था कि किस मुंह से भारत खेलेगा। तो क्या शाहिद भाई से मेरी मुलाकातें हुई हैं, बीन डूइंग प्रोग्राम्स विद। ये जो अंदर का शरारती जो एक है ना, ये मैं बता रहा हूँ, इतनी मिर्चें लग रही होंगी आज बराबर में, तो क्या ही कमाल। एंड नोइंग दैट कि शाहिद आफरीदी को, हरभजन एंड ऑल द प्लेयर्स हु आर राइट नाउ, युवराज, ये सारे जो हैं वो शाहिद आफरीदी को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक तो चीज़ें दोस्ती, एक चीज़ जो हम शाहिद आफरीदी का ये बयान सुन रहे हैं इन दिस प्रेसर, लेकिन एक वो है कि ये किस तरह से इंटरप्रेट होगा उन प्लेयर्स को जो ऑलरेडी शाहिद आफरीदी को जानते हैं। अच्छा, फिर कुछ फुटेजेस ऐसे भी आई थी कि वो प्लेयर्स जो आपस में मिल भी नहीं रहे थे। इफ यू कैन रन दैट, पाकिस्तानी कंटिंजेंट खड़ा हुआ था और इंडियन कंटिंजेंट जो था वो मुंह छुपा के उधर से चले गए। फिर कुछ फुटेज आई कि जी वो रज़ाक खड़े हुए हैं और उनसे मुलाकात भी हो रही है। दैट्स अ गुड थिंग भाई। खिलाड़ियों, प्लेयर्स आर द एम्बेसडर। आई थिंक इट्स नॉट द प्लेयर्स हु डोंट वांट टू शेक हैंड्स या उनमें स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट नहीं है। इट्स लाइक जो ग्राउंड के बाहर होता है। आपको याद होगा एक इंडियन अजय देवगन की आई थिंक एक वीडियो फ्लोट की थी जब उन्होंने ग्रीट किया था पाकिस्तानी प्लेयर को, और उसके बाद वो एक मच गया था, शोर मच गया था कि कैसे आपने उनको दिया। हाँ, ग्राउंड की बात करी दी है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और क्रिकेट से जुड़ी खबर है। ये भारतीय इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नॉट द कॉमन पीपल, लेकिन वो लोग जो कि बड़ी पोजीशंस पे हैं, जिनमें से एक हैं भारत के कोच जो कि गौतम गंभीर, वो तो मशहूर ज़माना आदमी है। मैं चाहूँगा पहले उनकी ज़रा वीडियो चलाएं, हम उंगली दिखा के ऐसे रेस करके उनको बार बार बात कर रहे हैं। ग्राउंड्समैन है। एग्जैक्टली, आई मीन ग्राउंड्समैन की पोजीशन देखें, वो आपकी रिस्पेक्ट में आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और गौतम कबीर नीड्स टू सी अ डॉक्टर, he needs a therapist, he needs to sit with him, get his frustration out, vent out. There is a lot going on with him since years. This is aggressive body language. Aggressive? This is misbehavior. This is not at मतलब किसी भी कॉस्ट के ऊपर ये अलाउ नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान को इस तरह से ह्यूमिलिएट करें, वो कोई भी शख्स क्यों ना हो, मतलब उसका क्रिकेट से ताल्लुक हो या ना हो। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर मौजूद हैं। हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। ज़रा पहले लीग जो चैम्पियनशिप है, लेजेंड्स चैम्पियनशिप, उनकी बात कर लेते हैं। एक बार फिर भारत जो है वो भाग गया है। मेरे ख्याल से पहली मर्तबा तो चले उन्होंने अपने लोगों के लिए वो करने की कहा कि चलें जी हम करते हैं सपोर्ट और ये वो। इस बार वो इसलिए भागे कि यार जो हमने पहले कह दिया था कम से कम हम उस पर तो स्टैंड कर जाए ना, तो वो भाग गए हैं। लेकिन अब कब तक आप भागते रहेंगे? ये चीज़ आपको हॉन्ट करती रहेगी
कि जी आपने यहाँ नहीं खेला, जैसे कि अश्विन ने कहा कि क्योंकि यहाँ पे पैसा कम इन्वॉल्व था इसलिए आपने बाइकआउट कर दिया, एशिया कप में पैसे की गेम है इसलिए आप तो वहाँ से खेलेंगे, शेड्यूल भी आ गया। देखिए यही बिल्कुल यही बात है और दुनिया भर में यही बात हो रही है कि जब आप एक दफ़ा आपने मना किया था तो उस वक्त भी आपके पास कोई रीज़न नहीं था, अब इस दफ़ा मना करने के लिए आप मजबूर हो गए। जब आप पहली गलती करते हैं तो उसके बाद फिर गलतियां होती चली जाती हैं, कंटिन्यू होती हैं। अब उनके पास इस वक्त जो है कोई रीज़न नहीं है, कोई जवाब नहीं है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी परेशान हैं क्या किया जाए। और आप देखें सिर्फ क्रिकेट में नहीं, इंडिया इस वक्त अगर जो कल जो डेवलपमेंट हुई है यूएस की तरफ से, अगर उसको आप देखें तो आपको नजर आएगा साफ कि इंडिया बिल्कुल हर तरफ से अकेला हो गया है, अपने गलत फैसलों की वजह से, अपनी हठधर्मी की वजह से, अपने एग्रेसिव सारी चीज़ों एग्रेशन की वजह से। तो क्रिकेट में भी जो वो कर रहे हैं उन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान का या किसी और का कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं आपको बताऊं। क्रिकेट अभी भी जारी है, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, टीमें खेल रही हैं, लेकिन अब आप एक मुल्क को अलग करना चाहते थे, अकेला करना चाहते थे, खुद आप अकेले रह गए। तो ये पहले सोचना चाहिए था और इसके मैं समझता हूँ इसके जो रिजल्ट होगा बाद में और खराब निकलने वाला है। अब अगर ये आगे मजीद बाइकआउट की तरफ जाएंगे तो कितना करेंगे, कहाँ तक करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें फिर माफिया मांगनी पड़ेंगी दुनिया से। आपको क्या लगता है अभी भी प्रेशर आ रहा है? यानी उनकी लोकसभा में कल और परसों हमने देखा कि दोनों सेशंस में बार बार ये बात की गई कि आप अभी भी क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं। ऑल्दो हमें ये वाइडर होराइजन में नज़र आ रहा है कि इट इज़ गोइंग टू हॉन्ट देम मोर इन फ्यूचर, बट ऐसा लग रहा है कि जो प्रेशर मज़ीद बिल्ड किया जा रहा है कि अब उनको फोर्स हो जाएंगे, वो कॉर्नर हो जाएंगे ये डिसीजन लेने में कि हर तरफ से क्रिकेट या हर तरफ से हर स्पोर्ट्स पाकिस्तान के साथ बंद की जाए। बिल्कुल 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 कॉर्नर हो जाएंगे, उनको भी पता है। इसीलिए आप देखें इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया। हालांकि अगर आप माजी में देखें पब्लिक के बोलने से पहले वो अपना स्टेटमेंट दे देते, लेकिन इस दफा वो खामोश हैं। उनको भी पता है कि अब हमारे पास जो है रास्ते बंद हो चुके हैं सारे, हम कब तक जो है वो इस तरह चलते रहेंगे, हमारी क्रिकेट खत्म है। और उनका प्रॉब्लम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना सिर्फ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब वो कॉर्नर होना शुरू होंगे तो उनका सारा बिजनेस, क्योंकि 67% जो रेवेन्यू है आईसीसी के टूर्नामेंट्स को इंडिया से आता है, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा दे रहे हैं बल्कि उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें ले रहे होते हैं। तो वो सारा बिजनेस मॉडल उनका खत्म हो जाएगा। उनका वो जो उनकी एक उनको स्पेस मिली हुई थी आईसीसी में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर और जो दूसरे मुल्कों का रिएक्शन है, यानी ठीक है अभी कोई भी मुल्क इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहा। हमने देखा कि सिर्फ लास्ट जो इवेंट हुआ यानी इन चैंपियंस ट्रॉफी हमने देखा कि ज़रूर आई थोड़ी रिजर्वेशन दूसरे मुल्कों से, उतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक बिटरनेस तो है ना, एक बिटर टेस्ट तो आ गया है। देखें अगर आप इंग्लैंड मीडिया को देखें तो उन्होंने पहले भी इस बारे में लिखा था। अभी कुछ दिनों पहले एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने भी ये बात की थी कि आप क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, आप क्यों जो है क्रिकेट को, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेकर आते हैं। उससे पहले भी जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी उस वक्त भी काफ़ी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही थी कि इंडिया क्या चाहता है। फिर पैट कमिंस का बयान जो आया चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके साथ ऑस्ट्रेलियन दूसरे प्लेयर्स का मिचेल स्टार्क का बयान आया था कि हम तो सारी रोज़ाना जो है फ्लाइट्स में, आप आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि आप नफ़रतें जमा कर रहे हैं, आप मोहब्बतें जमा करने के बजाय आपने आईपीएल में तो पैसा लगा दिया, लेकिन पैसे से आदमी बहलता नहीं है। पैसे तो थोड़ी देर के लिए बहल जाता है लेकिन नफरत तो अपनी जगह मौजूद रहती है। अपनी जगह मौजूद है। हैदर साहब, इस वक्त जो भारत कर रहा है तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है ना, पाकिस्तान आता है भाग जाता है, फिर वो क्रिकेट को अपनी तरफ से आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी टेस्ट टीयर्स, 2 टेस्ट टीयर्स बना रहा है जिसमें जी जो टॉप टीयर होंगे वो शाहाना तरीके से टेस्ट मैच खेलेंगे और जो टॉप टीयर में नहीं होंगे उनको एक आधा टेस्ट मैच मिलेगा, वो भी कमजोर टीम के खिलाफ। एक तो दूसरा ये ओलंपिक्स में उन्होंने एक और कारगुजारी करने की कोशिश की है जय शाह ने, और केजी को हर खित्ते से जो टॉप टीम होगी वो जाएगी। ये क्या तरीका है? हु आर यू? आप कैसे इस तरह कर सकते हैं, खास तौर पे जब आप क्रिकेट डेवलपमेंट की बात करते हैं? आई एम सॉरी, क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स बट क्रिकेट इज नॉट फुटबॉल। तो अगर आपको क्रिकेट को फ्लरिश करना है तो आप ज्यादा क्रिकेट नेशन प्लेइंग रिलेशंस बनाएंगे, ज्यादा नुमाइंदगी करेंगे दुनिया के सामने, या इस तरह की हरकत करेंगे?
नहीं, ये तो आइसोलेट कर रहे हैं क्रिकेट को। इस तरह अगर आप करेंगे, कितनी ही मुश्किलों से, मेहनत से ओलंपिक्स तक आप पहुंचे हैं, और फिर वहां जाके आप जो है इस तरह की बातें करें और उसको जो है कि जो टॉप टीम है उसको सिविल। और मैं आपको बता दूं, वो जो टियर बनाना चाह रहे हैं 2 टियर टेस्ट क्रिकेट के, वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इंग्लैंड ने मना कर दिया है। इंग्लैंड ने, क्योंकि इंग्लैंड की अपनी इस वक्त जो है क्रिकेट जो है वो काफी डिस्टर्ब है, और इंग्लैंड वाले जो है हाँ, अच्छा हैदर खेलना चाहते हैं। साहब गौतम गंभीर के बारे में, हाँ चूंकि आपने ये बात कर दी, गौतम गंभीर का क्या है? मुझे लग रहा है वो तो इस टीम को तबाह करने के लिए आए। रवि शास्त्री ने भी कल परसों इस पर कमेंट कर दिया कि आपने सारे प्लेयर्स को या तो रिजाइन करने में मजबूर कर दिया, और जो रह गए हैं उनको भी आप जो तबाह कर देंगे। ग्राउंडसमैन से लड़ पड़े। जी देखें गौतम गंभीर का तो नफसियाती मसला आज का नहीं है, पिछले 15-20 साल से जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी कभी वो शायद अफरीदी से लड़ने लग जाते थे, कभी वो इंजमाम से लड़ने लगते थे। तो हाँ, उनके तो केस मशहूर हैं, और उन्हें मैं आपको बता दूं कि उन इंडिया में भी एक बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान समझा जाता है। मैं आपको बता, मतलब क्रिकेटर्स भी उनकी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि वो अब टीम में भी जो है काफी लड़ाई झगड़े करते थे। अब जो इस वक्त वो बने हैं टीम के कोच, वो सियासी बुनियादों पर बने, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और मोदी के बहुत करीब समझे जाते हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें जो है इसकी वजह से वो बने हुए हैं। लेकिन उनकी जो जिस तरह वो उनका बिहेवियर है और जिस तरह वो इंग्लैंड में जो है वो उन्होंने ग्राउंडमैन के साथ बात की। हालांकि मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में जितने भी ग्राउंड्स हैं उनमें ग्राउंड्स में उनकी बड़ी इज्जत, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी वजह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। और उनको अक्सर आपने शायद देखा हो कि उनको बुला के उनसे कोई ओपनिंग कराई जाती है या प्राइज दिलवाए जाते हैं। और जितनी भी मतलब आप पिच क्यूरेटर से लेकर बाकी जितने भी हेल्पिंग लोग होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पर। जी हाँ, देखिए ना वहाँ पे, क्योंकि वो क्रिकेट आपके लिए पॉसिबल बना रहे हैं, वो आपके लिए मैच श्योर कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेल सकें, एक अच्छी क्रिकेट खेल सकें। इस तरह का जो रवैया है वो ये भारत में ही हो सकता है और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच। सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो मैच नहीं होगा, तो इसका मतलब पाकिस्तान को मिल गया वॉकओवर, पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में। हाँ, और उसके बाद आप रोइएगा नहीं, भारतीय अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल जीत जाएगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा, फिर भारत रोएगा, हमारे बगैर जीत गए कि हम तो नहीं थे इसलिए आप फाइनल में पहुंच गए। भाई हमने नहीं आपको मना किया के लिए। बिफोर वी गो टू द ब्रेक, इतनी बुराई हुई है भारत पे, तो एक और सही हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये फ्लाइट है यूके के 2 शहरों के दरमियान, और इस फ्लाइट को तबाह करने की, बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। जरा सुनाइए थोड़ा सा। ऐसा एहसास हो रहा है कि ये कोई मुसलमान है। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि ये भारतीय शहरी हैं, इनका नाम है अभय नायक, 41 साल इनकी उम्र है। इन्होंने पहले तो कहा जी कि मैं बॉम्ब कर दूंगा प्लेन को, प्लेन में बॉम्ब है। उसके बाद इन्होंने कहा जी डेथ टू ट्रंप एंड डेथ टू अमेरिका। उसके बाद ये इस्लामी नारे जो लगाए जा रहे हैं, तो ये भी बदनाम करने की कोशिश है मुसलमानों को। ये एक फेक पोर्ट्रेयल है। वो ये चाह रहे थे कि कोई इस डिल्यूजन में जो वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि जी मैं मुसलमान हूँ और मेरे नारे से लगेगा ये कि ये प्लेन जो है हाईजैक हो गया, किसी मुसलमान ने हाईजैक कर लिया है, फालतू में इसका कनेक्शन पाकिस्तान से बिल्ड किया जाएगा। और एक क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने, वही फॉल्स फ्लैग, इसको कहें फॉल्स फ्लैग, ये फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की इन्होंने। तो फिर उनके झंडे को गाड़ दिया गया प्लेन के बाहर कि निकलिए, यू आर नॉट really going to be going with us. Yes. खैर वो ये तो दौरान परवाज, फिर जब जहाज उतरा तो उसके बाद बाकी उन्होंने टेक केयर कर लिया। He said I don't care, but he has been taken care of. No, but ये किसने कहा है कि I don't care? मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिकी सदर ने कहा है। चलिए इसी के साथ we do care, क्योंकि हमें लेनी एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। We have got a special guest with us, KBS सिंह। कौन है एक ब्रेक के बाद। देख रहे हैं दुनिया बोल है, आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। एंड आई होप अब बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं ख़त्म, तो लोग ऑलरेडी जल्दी जागना शुरू हो जाएंगे, हो चुके होंगे बाय द टाइम। बहुत सारे लोगों ने ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर तो बारिश एंजॉय की, कुछ के लिए मसला भी बनी, लेकिन दुनिया भर में जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसकी जद में बहुत सारे ममालिक आ रहे हैं। कल से जो खबरें आ रही हैं रूस से, जापान से,
हवाई से, जहां मुसलसल हम देख रहे हैं कि अलर्ट जारी किए जा रहे हैं सुनामी के, और जो बड़ी बड़ी लहरें हमने रशिया के साहिलों पर देखी, जापान के साहिल पे देखी, हवाई के साहिल पे देखी, और उसके बाद जो फुटेजेस जो सामने आई ज़लज़ले के साथ, जिसमें जो लोगों के पूरे घर तबाह हो गए, एग्जैक्टली लोगों की शॉप्स, ये बहुत ही दिल दहला देने वाले, खतरनाक, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 8.8 शिद्दत का एक तो रशिया में ज़लज़ला आया, उसके बाद फिर हवाई में आई जनाब वाली सुनामी। अच्छा, सुनामी जो है रशिया, जापान, यूएस में भी, अमेरिका में कितनी सिचुएशन बुरी हुई है, अलास्का में कल हु वाज एक्सपेक्टिंग, आप सोच नहीं सकते वहाँ पर। बट आई स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये बात करते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, इज इट शिफ्टिंग टू बैलेंस ऑफ अर्थ, और व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो ये कि सुनामी 4 बड़े मुल्कों को हिट किया, जिसमें से एक जापान है, जिसमें से एक जापान भी है। हमारे पास नुमाइंदे राना बिलावल हुसैन जापान से हमारे साथ बराह रास्त हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सिचुएशन है, कितनी वार्निंग जारी की गई है, ख़राब है सिचुएशन या क्या है बिलावल? जी, जापान में महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ना हाई अलर्ट जारी किया गया था कल 30 जुलाई को सुबह 8:30 बजे। रशिया में जो ज़लज़ला आया उसकी वजह से जो जापान टाइम 8:30 बजे इधर हमें जो है ना अलर्ट किया गया, लेकिन जापान के जो है ना नॉर्दर्न एरियाज़ में और जो है ना ज़्यादा हाई अलर्ट किया गया टोक्यो वाली साइड पे, और जो है ईस्टर्न साइड पे जो है ना इतना कोई मसला नहीं है ना। तो 2 मिलियन पीपल्स जो है वो उनको जो है ना वार्निंग की गई है, जो निचले इलाकों में थे, समंदर के करीब थे, उनको उन्होंने वार्न किया गया गवर्नमेंट, महकमा मौसमियात के मुताबिक गवर्नमेंट ने, कि जो है ना आप ऊंचे इलाके में चले जाएं और जो है ना अपने जो है ना ख्याल करें, अपने खाने पीने का सामान साथ ले लें। और जानी नुकसान देखा जाए कल का कुछ भी नहीं हुआ, मौसम बिल्कुल साफ है। समंदर में जो है ना दूसरे इलाके हैं ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे जो है ना कोई इतना, कितनी बड़ी लहरें यहाँ पर ऑब्जर्व की गई हैं बिलाल कुछ बता सकते हैं आप हमें? और ये जो करीबी साहिली इलाके जो यहाँ के हैं वो कितनी बड़ी पट्टी है, यानी कितने लोग वहाँ रहते हैं, घर हैं वहाँ पर, मार्केट्स हैं? जी, करीबी इलाकों में जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट मिला के पूरे जापान में जो है ना, पूरा जापान तो नहीं, एक साइड है नॉर्दर्न साइड पे जो है ना ज़्यादा ये खदशा हुआ है, जो पैसिफिक ओशन वाली साइड पे जो रशिया के करीब जो एरिया है वो नॉर्दर्न साइड है, होकाइडो उसका नाम है ना। तो वो एक अलहदा आइलैंड है। जापान जो है ना छोटे छोटे जजीरों पे जो है ना मुश्तमिल है, तो उधर जो है ना उन लोगों को, समंदर के जो आसपास आबादी है उनको सिर्फ जो है ना कहा गया है कि जो आपने थोड़ा ख्याल करना है, आप जो है ना 229 जो है ना ये महकमा मौसमियात ने जो इन्होंने इमरजेंसी नाफज की हुई है ना, जो बनाए होते हैं, उधर लोगों को मुंतकिल किया गया। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो देखा जाए, सिर्फ एक लेडी जिसकी एज 58 ईयर थी, बस वो डेथ की गई है, वो भी बूढ़ी थी, तो वो जो है ना पहाड़ पे जो है ना जा रही थी। एक डेथ रिपोर्ट हुई है इस पूरे मामले में, जो कि ट्रैवल कर रही थी एक खातून, अदरवाइज कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि बता रहे थे बिलावल के छोटे छोटे जजीरे हैं, तो उन जजीरों पर जब सुनामी का ख़तरा होता है तो वहाँ पर छोटी आबादियाँ ही रहती हैं, बहुत पॉपुलेटेड एरियाज़ वहाँ नहीं हैं। बहरहाल ये वैसे एक बहुत ही बड़ी खबर है और हमें इस बारे में फ़िक्रमंद भी होना चाहिए कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो अफेक्ट कर रही हैं पूरे क्लाइमेट को और पूरी दुनिया को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेदर की बात की तो वेदर रिलेटेड एक और चीज़ है, वेदर रिलेटेड हेल्थ इशू। अब मॉनसून बारिशें हैं, अब अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी चलेंगी ये, लेकिन इस दौरान ये जो एक डैम्प सीज़न होता है, बारिश है, भीगा भीगा मौसम है, कहीं फुहार है, कहीं बूंदाबांदी है, इसमें जनाब आपकी स्किन कैसी है? मेरी स्किन इज फाइन, बट आई हैव बीन लॉट ऑफ पीपल, हाँ आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो ये बार बार कह रहे हैं कि यार ये जो ह्यूमिड वेदर है उससे उनको स्किन एलर्जीज हो जाती है, उनको एक्नी हो जाता है और उसकी वजह से उनको बहुत मसले होते हैं। और कराची का तो ये वेदर है, आप लाहौर में भी चले जाएँ तो ये जो पूरा गर्मियों का सीज़न है वहाँ पर हब्स होती है, हब्स की वजह से स्किन पर, और फिर जो हम थोड़ी एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, हमें पसीना आता है, फिर वो बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर और क्या क्या किस तरह की एक्नी लेकर आता है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद अदील, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, खातीन को तो सबसे ज़्यादा मसला ये होता है, एवरी वेदर हैज़ एन इफेक्ट ऑन देयर स्किन। अब मुझे ये समझना है कि वाई दिस वेदर इज़ सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल जब आप फेस की, ख़ास तौर पर स्किन की केयर रूटीन के बारे में बात करते हैं।
देखिए जो मौसम हमारा चल रहा है ह्यूमिडिटी की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। और ऑयल ग्लैंड्स को काउंटर करने के लिए जो हर एक एडवाइस दी जाती है कि पानी का इंटेक बढ़ाइए और अपनी लाइफ से शुगर इंटेक कम करें। हम इन दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और सेकेंडरी हमारा जो है रिवर्स होता है हमारे यहाँ। रिवर्स होता है, हम जितना ह्यूमिडिटी आ रहा है हम उतना पानी कम कर लेते हैं कि हमें प्यास नहीं लग रही। तो हर एक को मशवरा ये होता है कि आप प्यास को पानी से ना मिलाइए, पानी बेनतिहा पीजिए। जितना पानी पिएंगे बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी, उतना ऑयल ग्लैंड्स कम हो जाएंगे, उतनी ह्यूमिडिटी आपको कम मुतासर करेगी। तो आपका जो एक्जिमा के मसले हैं, स्पेशली एक्ने के मसले हैं, वो आपकी सिर्फ लाइफ स्टाइल से ही बहुत बेहतर हो जाते हैं। और लोग इस बात पर तवज्जो नहीं देते और वो कोशिश करते हैं कि सर वो तो सही, आप दवाइयाँ करें, ये करें। और हमारा फोकस एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मेन फोकस हमारा ये होता है कि हम उनको बेसिक लाइफस्टाइल पर मॉडिफाई करें कि आप अपनी डाइट पे शुगर इंटेक कम रखें, खासतौर ह्यूमिडिटी के माहौल में कि मोर ह्यूमिड, मोर सेबेशियस ग्लैंड, मोर ऑयल सिक्रेशंस एंड मोर बैक्टीरिया। आई हैव बीन रीडिंग कि ये जो स्ट्रेस होता है और जो आपकी स्लीप है दैट आल्सो हैज इफेक्ट ऑन योर फेस, एक्ने वगैरह। 100% आपको अगर आप स्टडीज़ देखेंगे 30% आपकी अगर स्लीप साइकिल सही नहीं है तो आपके रिंकल्स की 30% कॉज आपकी स्लीप साइकिल है। अच्छा, इसमें ना अब क्योंकि हम वेदर की बात कर रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां तो तकरीबन का हो ही गई हैं ख़त्म। बहुत सारे स्कूल तो वैसे भी खुल गए थे मिड जुलाई से भी, आई नो। बट इसके बावजूद भी बारिश का सीज़न हुआ, बच्चों ने फरमाइश की, चले भाई पार्क चले गए, जो थोड़े बहुत हैं कराची में, वहाँ चले गए। अब वहाँ पे घास में बच्चों ने खेल लिया, सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद का रूटीन जो है ना हमारा घर वापस आके वो बड़ा ख़राब रहता है। तो जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल बाथ इज़ इनफ, या फिर हम अगर किसी ऐसी जगह जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, मौसम ऐसा है कि जो फुहार हुई है, बच्चों ने खेला है, गिरे हैं, सब कुछ हुआ है, वापस आके हम क्या रूटीन अपनाएं स्पेशली फॉर द किड्स? लेकिन जब वापस आप आते हैं ना बारिश के पानी से, डेफिनेट नॉर्मल बात इट शुड बी इनफ। लेकिन जो आपके कपड़े होते हैं उनके बाहर के पानी में हमें नहीं मालूम है फंगस कौन सी है, क्या है, उनको अच्छी तरह धो लें और उनको अलग धो लें। क्योंकि आजकल जो ह्यूमिडिटी के मौसम में जो मोस्ट कॉमन इज़ नॉट एक्जिमा, इज़ फंगस। एंड प्लीज डिफरेंशिएट, एक तो ये तो चीज़ है ना बड़ा, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है ना वो ये नहीं समझता, वो बोलता है हमें इचिंग हो रही है एंड ही हैज़ नो आइडिया इचिंग की वजह क्या है। क्योंकि हमें को देखना पड़ता है कि इचिंग की वजह सिर्फ इट्स जस्ट इचिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी और बिकॉज ऑफ फंगस। एंड फंगस वेरी हार्ड टू ट्रीट एंड इस फंगस इज़ मोर लाइक एंडेमिक। हम फंगस को इतना नज़रअंदाज करते हैं और पेशेंट जो हमारे पास आते हैं दे कम आफ्टर लाइक 4 months 3 months, वो दे आर अज्यूमिंग कि इट्स लाइक इट्स जस्ट एक्जिमा, इट्स नॉट फंगस, एंड दे ट्रीटिंग लाइक यूजिंग द स्टेरॉइड लाइक बैट और जो मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। उसकी वजह से फंगस और ख़राब हो जाती है। तो जब भी आपको हल्की बुल्की इचिंग हो तो आप डेफिनेटली डॉक्टर्स कंसल्ट करें और डिफरेंशिएट करें, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग है। आपने भी एंडेमिक का जिक्र किया ना, आमतौर पे जब हम एक्जिमा की बात करते हैं हम कहते हैं लोगों को एपिडेमिक और एंडेमिक का भी फ़र्क नहीं पता। सो आप अगर वो एक्सप्लेन कर दें कि भाई फंगस, क्यों फंगस इतना ख़तरनाक होता है एंड व्हाट डू यू मीन व्हेन जब आप भी बोलते हो कि ये एंडेमिक होता है? एंडेमिक से मतलब होता है कि अगर एवरी 3rd person को अगर एक बीमारी हो रही है तो इट्स लाइक एन एंडेमिक। आप 3rd person पूछेंगे मुझे यहाँ पर इचिंग है तो पीपल को अंदाजा, जैसे प्राइवेट पार्ट में होता है या अंदर तो लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर हमें मालूम है हर 3-4 बंदे को फंगस हुआ है और इट्स वेरी कंटेजियस। तो अगर आपको हुआ है तो आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड को भी हो सकता है या आपके फैमिली भाई को हो सकता है। तो इस तरह रेलिवेंट और नज़रअंदाज हम करते रहते हैं और फैल जाता है। तो दैट्स कॉल्ड एंडेमिक। और एपिडेमिक उसको बोलते हैं कि अगर दुनिया में फैल जाए, इट्स लाइक कोविड। सो आ जाते हैं अब फंगस पे। आपने कहा कि दोनों के फंगस अलग चीज़ है, एक्जिमा अलग चीज़ है, दोनों ही ख़तरनाक हैं। बट अगर हम फंगस की बात करें, क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है डिफरेंट, और हम उसके लिए फिर अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखें? असल बात ये है ना। देखिए फंगस का सिर्फ मसला याद है, अगर फंगस आपको हो जाए ना तो आपको अपना को आइसोलेट करना पड़ेगा लोगों से कि नाउ यू आर कंटीजियस टू अदर पीपल, नंबर 1। नंबर 2 आपके सारे कपड़े अलग धुलेंगे, फैमिली से अलग धुलेंगे। नंबर 3 आप अपना बेड शेयर नहीं कर सकते दूसरे लोगों से। और नंबर 4 ख़तरनाक नहीं है फंगस बट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग कि अगर आपके जहाँ पसीने वाले एरिया हैं, ग्राइन है, अंडर आर्म पेट है, वहाँ पर आप पसीना आ रहा है, इचिंग कर रहे हैं, तो एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट, अगर यूँ खुजाता रहूँगा आपको लगेगा क्या हो गया आपको ना। तो इस वेरी कंडीशन और इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। रिंग वर्म्स भी इसी में, रिंग वर्म इज फंगस, क्योंकि वो जो फंगस है वो रिंग फॉर्म में आते हैं, तो जैसा वी कॉल रिंग वर्म, बट दे आर नॉट वर्म, दे आर फंगस।
और इसका इलाज लंबा चलेगा। जो से अंडरनीथ एरियाज होते हैं वहाँ पर मसला ये होता है कि वहाँ पर एयर नहीं है, तो जब more air, more humidity and fungus grow in the humid condition. और वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा, let's talk about more about acne and further things, जो ताकि हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके। You said diet होता है, बहुत सारी ख़वातीन कहती है कि जी PCOS is one of the causes of acne. Is it so? Hormonal changes लोग कहते हैं is the cause of acne. Is it so? या देखिए अगर PCOS में जाते हैं ना, there are two different things, PCOS and PCOD, right? यानी अगर ओवरीज में सिस्ट हैं, we call PCOD. अगर सिस्ट की वजह से आपका अगर हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाए तो become S, number one. और PCOD का इलाज क्या है? You have to lose weight. How do you lose weight? Definitely you cut down your carbohydrate intake. And more carbohydrate ultimately leads to acne. So everything related to your lifestyle. Can people be with both the conditions, PCOS and PSOD? Actually, PCOS and PCOD is not related to acne. Totally not related to acne. PCOD is more related to the excess hair growth. Hair growth. And I think it's I still saying it's look like an endemic. Every third female has an PCOD. और जो लोग ये सोचते हैं कि जी हम लेजर करके ये हेयर रिमूवल्स कर रहे हैं, does it work for them? No. You have to control your PCO problem first. अच्छा, you can treat both in the same way simultaneously. You do the hair removal and you start losing weight. Because PCO का कोई इलाज नहीं है ना. You just losing weight, PCO will get better. Okay. Now coming back to the skin thing. एक तो चीज़ हो गई आपकी the fungus thing. Now the other thing is eczema. ठीक है. हमारे यहाँ बस ही हमने उसको itch कर लिया है, that's it. एक हो गया एक्जिमा, एक हो गया ड्राई एक्जिमा। हमारे पास अभी तक यही इसको डिफरेंशिएट करने की ही हमारे पास अभी नॉलेज नहीं है आम आदमी की, वो क्या डिफरेंशिएट करे, वो उसको ट्रीट भी नहीं करता। वो समझता है कि यार ये बस थोड़ा सा हुआ है, इस पर कुछ लगा लेंगे तो ये चल जाएगा। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू हैंडल एक्जिमा? क्या डिफरेंशिएशन है एक्जिमा की, ड्राई एक्जिमा की? एक्जिमा कुछ लोगों में इतना ज़्यादा इतने अरसे तक है कि वो उसको करते रहते। जैसे आप डॉक्टर आपको बता देते कि जी आप मॉइस्ट रखें। Now I'm wearing shoes, I'm wearing socks. How can I keep them moist with some moisturizer? अगर आप सॉक्स पहन रहे हैं तो ये आपकी स्किन ऑलरेडी मॉइस्ट रहेगी। तो सही है, फॉर चांस अगर किसी को है एक्जिमा, किसी की ऑलरेडी ड्राई स्किन है, तो दे हैव टू कीप इट मॉइस्चराइज ऑल द टाइम, मे बी 3 to 4 times, number one. Number two, basically clothing. If you have eczema issue, don't wear any regular cloth. Always wear the cotton cloth. क्योंकि अगर आप मिक्स कपड़े पहनेंगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी। क्लोथ्स जो है वो उसमें और आके मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है एलर्जी के अंदर वो आता है मेटल रिंग। तो अगर आपको इससे एलर्जी हो रही है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट, नंबर वन, कि जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो आपको लाइफ टाइम अवॉइड करनी है। अक्सर पेशेंट आते हैं जो हेयर डाई करते हैं, एंड आफ्टर 5 or 10 years दे स्टार्ट हैविंग एलर्जी विद द हेयर डाई, एंड नाउ दे आर सेइंग कि सर हम तो यूज़ कर रहे हैं 10 साल से, अब क्यों मसला आ रहा है? तो नाउ योर बॉडी इज सेंसिटाइज्ड नाउ, एंड नाउ यू हैव टू स्टॉप यूजिंग द हेयर डाई. So वो basically over usage of anything has changed the condition of your skin as well, because some people are, हाँ एक और चीज़ मेरे जहन में आई, some people say we were born with oily skin, now our skin is dry, we were born with normal skin या combination skin and now our skin is oily. What is that? Definitely as you advance your age, your hormone changes, your body changes everything, but it's not like because your skin oily and become very dry, it become normal. Like when I was छोटा था मेरी skin बहुत oily थी, now my skin is quite normal, but still not dry. All right. And some people they have treated with a medication like isotretinoin, and that's why their skin become very dry now. All right. So it's because of medication induced, not the regular thing. बिल्कुल ठीक है। Thank you so much डॉक्टर साहब, it was a pleasure having you on the show. तो जनाब मौसम कैसा भी हो, कुछ चीज़ें जिनको हम यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं, उनमें से एक हेयर और एक स्किन है। ये भी आपके जिस्म का हिस्सा है, इसका भी उतना ख्याल रखें जितना आप बाकी रखते हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, वी आर टेकिंग अ ब्रेक व्हाइल आपने और हमने लर्न किया है हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। टेकिंग दिस ब्रेक। कहेंगे आपको एक बार फिर खुशामदीद, और आज हम सब के लिए है एक और बहुत ही अहम दिन। वैसे तो हम आज जब से दिन का आगाज़ हुआ है हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, लेकिन आज एक और बर्थडे सेलिब्रेशन है, और वो बर्थडे सेलिब्रेशन है मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, जिनकी आज 132वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे छोटी बहन, लेकिन उनकी सबसे क्लोज एलाई। फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 में पैदा हुई थी और बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, लेकिन कायद आज़म के सबसे करीब थी। इसीलिए जिद्दोजहद आज़ादी में कायद आज़म के साथ हर मुहाज पर शाना बशाना वो नज़र आई, और उसके बाद
1900 जब ये पाकिस्तान बन गया उसके बाद और फिर कायद आज़म का सैड डिमाइस हुआ, उसके बाद से लेके 67 तक पाकिस्तान की पहली खातून अपोजिशन लीडर भी रही हैं। लाजवाल खिदमात की वजह से मादर मिल्लत और खातून पाकिस्तान का खिताब दिया गया। सादिया, क्या आपको पता है कि और फिर पाकिस्तान में रहते हुए बीइंग द सिस्टर ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो डेमोक्रेसी की जंग लड़ी उन्होंने। सो दैट रियली मेक्स हर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के आखिरी जो अयाम थे वो उन्होंने किस घर में वो गुजार रही थी, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? कायद आज़म साहब नो शी यूज्ड टू लिव मोहट्टा पैलेस। वो आज भी जो है उनका वहाँ पे सारी चीज़ें डेकोरेटेड हैं। यस उनकी सारी कसरे फातिमा, फिर उसको कसरे फातिमा भी उसको कहा जाता था। सो ऐसे बड़े लोगों को, हाँ, एंड नंबर ऑफ पीपल हु डोंट नो दिस दे शुड विजिट मोहट्टा पैलेस बिकॉज अब तो वो और ज़्यादा अच्छा कर दिया। अरे इसके साथ ही एक और भी खबर है और वो भी हम शेयर कर देते हैं ना लोगों के साथ कि भाई वो सिंध हुकूमत ने 1 से 14 अगस्त तक तमाम तर जो म्यूजियम्स हैं और इस तरह के प्लेसेस उनको फ्री कर दिया है। तो प्लीज़ टेक योर किड्स, अपने बच्चों को ले जाएं। सयाती मकामात पे भी कुछ डिस्काउंट्स हैं, लेकिन जो म्यूजियम्स हैं और इस तरह के हाउसेस हैं वहाँ पे तो आप लाजमी लेके जाएं। बिल्कुल, और इसका फ़ायदा उठाएं। और अभी बच्चों के स्कूल उतना फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उसका एडवांटेज लेते हुए और वीकेंड्स का एडवांटेज भी लेते हुए, वीकेंड इज़ अप्रोचिंग इन 2 days, सो मेरे ख्याल में वहाँ का ज़रूरी फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, हमने ये बात तो कर ली, लेकिन कामयाब पाकिस्तान सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत बच्ची से, लड़की से, जिसकी मेहनत और जज्बे ने उसे यूँ कह लें कि दीगर जो ख़वातीन हैं उनसे मुमताज़ कर दिया। सिर्फ ख़वातीन नहीं जनाब, मर्दों से तो पहले किया हुआ है, आई थिंक। ओके, यस भाई, आप लोगों का दिन है तो यस, व्हाई नॉट। हम इससे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात कर रहे थे ना, द करेज, द वैलर। तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो इन्हीं बड़ी शख्सियात के नक्शे कदम पे चलती हुई एक बच्ची हैं, निदा सालेह, और पाकिस्तान की पहली खातून ड्राइवर बनने का एजाज़ इन्होंने हासिल कर लिया है। बिल्कुल, मर्दों के शाना बशाना अब ये ट्रेन ड्राइविंग करते हुए हमें इन एक्शन होंगी और नज़र आएंगी। और इनका बचपन में यही ख्वाब था कि वो ट्रेन ड्राइव करे। सो हाउ अबाउट हम निदा से बातचीत कर लेते हैं और निदा सालेह से पूछते हैं कि ये बचपन में लोगों के, जाहिर है हमारे डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, हाउ डज इट केम उनके दिमाग के अंदर, कैसे ये बात आई। अस्सलाम वालेकुम निदा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहली चीज़ तो मेरे जहन में यही आता है कि कोई कहता है मैं ये वाली गाड़ी चलाऊं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन ट्रेन ड्राइवर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। सबसे पहले मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि ट्रेन ड्राइवर बनने का ये जो सफ़र है वो मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर बनने के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक जो है वो लूप होल रह गया था, या ये एक गैप था जहाँ पर कोई भी खवातीन नहीं थी। तो इस तरह के ऑरेंज लाइन और जितने भी आगे आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में और जितने भी पब्लिक सर्विस सेक्टर्स हैं, वहाँ औरतों का होना और इस तरह के शोबों में होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बावकार बात है। तो इस तरह से जो है वो मैंने अपनी ट्रेनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया और फिर मैं ट्रेन ड्राइवर बनी। ज़बरदस्त। निदा, अपनी ट्रेनिंग का थोड़ा प्रोसेस बताइए, कितने अरसे तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है? यू नो, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट न्यू ओपनिंग, एक नई ओपनिंग हो सकती है हमारे लड़के और लड़कियों के लिए भी कि वो इस तरह भी अपने करियर को चूज़ करें। तो कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, क्या प्रोसीजर होता है, कितने अरसे तक ट्रेनिंग होती है? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने ओरिएंट लाइन को ज्वाइन किया तो मैं यहाँ थी कि जहाँ ट्रेन डिस्पैचर, ट्रेन कंट्रोलर और ड्राइवर जो है मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फीमेल भी होनी चाहिए। तो इसी इनिशिएटिव को चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ शेयर किया गया, उन्होंने ही ट्रेनिंग सारी करवाई है और ये टोटल जो है वो 6 months का प्रोसेस था। जब ट्रेनिंग में हम जो है वो मेरी ड्यूरेशन स्टार्ट हुई थी तो हम नाइट टाइम ड्रिल्स भी होती हैं, यहाँ मेन लाइन के ऑपरेशन भी सीखते हैं और इसके अलावा बड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी SOPs बनी हुई हैं मेट्रो सिस्टम की, क्योंकि ऑरेंज लाइन जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट मेट्रो है और बड़ी ही प्रोग्रेसिवली ये 5 सालों से, पिछले 5 सालों से अवाम को भी सहूलियात फराहम कर रही है और ये प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल था। इसी दौरान जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की तो मुझे बड़ा सपोर्ट किया गया, स्पेशल इंडक्शन भी हुई इसमें कि मेरे लिए एक स्पेशली टाइम भी
अलोकेट हो गया था कि निदा को इस टाइम पे भी सिखाना है, क्योंकि मैं लड़कों में अकेली लड़की जब बिल्कुल बैठ के जब ट्रेनिंग ले रही थी तो बड़ा ये डिफिकल्ट भी था मेरे लिए और इसी फेस को आसान भी था। हाँ, मैं एक्चुअली मेरा अगला सवाल यही था कि एक तो वैसे भी इंजीनियरिंग की तरफ वो फील्ड्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हैं या मैकेनिकल भी होती हैं, उसमें ख़वातीन हमें कम कम ही नज़र आती हैं, तो आपने ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग चूज़ की, वो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? पढ़ाई में कितनी बच्चियां और आपके साथ होती थी जो ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग करें? जी, अगर तो मैं बात करूं इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से तो यूईटी में भी लड़कियों की तादाद हमारे जो बैच में कम थी। लाइक अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो 40 अगर बॉयज़ थे तो सिर्फ 10 गर्ल्स थी। और जब मैं एजुकेशन भी अपनी ले रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोचती थी कि मैंने कुछ ना कुछ इस तरह इस डिग्री के साथ भी ज़रूर करना है कि सोसाइटी में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। तो वहाँ से अपनी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब मैंने ऑल साइन को ज्वाइन किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास अब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अच्छी तरह सर्व कर सकती हूँ। सही। आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी कि जब आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए ट्रेन के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए और पूरे सिस्टम को सीखने के लिए, तो लड़के ज़्यादा थे, लड़कियाँ बहुत कम थी। यू हैड डिफ़िकल्टी या आपको लगा कि आपको बड़ा अच्छे से इंक्लूड किया गया है और फैसिलिटेट किया गया है ताकि आप कंफर्टेबल हो सकें? टू बी ऑनेस्ट ये डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा था। इवन आई यूज्ड टू से वर्ड्स कि औरतें किस तरह चलाएंगी या ये वो बात करिए जो इम्पॉसिबल है। लेकिन जब मैंने अपने आप पर भी भरोसा किया, इसके अलावा मेरे वालिदैन से जब मैंने डिस्कस किया उन्होंने मुझे हिम्मत दी और जब मैं उनके साथ शेयर करती थी घर जाकर भी कि इस तरह से जो है वो किस तरह ये ट्रेनिंग मैं करना चाह रही हूँ, तो मेरी वालदा की इसमें बड़ा ज़्यादा सपोर्ट रही। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है वो अपना माइंड अगर एक बात पे सोच रही है तो अब साबित कदम रहो और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे एग्जाम्स और मेरे जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए और उनमें मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते रहे, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम होता है, इसमें आपके एग्जाम्स भी होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी, तो तब सबको यकीन आने लग पड़ा था और इवन मर्दों को भी कि मैं जो है वो अच्छी तरह ये ट्रेन चला सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, और आपको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है और किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। निदा, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप एक पैगाम ज़रूर दे के जाएँ उन तमाम तक, ख़ासतौर पे लड़कियों को, जैसे आपने ये चीज़ सुनी और आपने सुन के और यू जस्ट टुक इट एज अ चैलेंज। मैं चाहूँगा कि लड़कियों को पैगाम दे के जाएँ कि अगर आपको कोई इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने इस तरह के जो टेक्निकल फील्ड्स हैं आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करें कि हम यहाँ की फील्ड में किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जब देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब हम कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता हमारे पास निकल ही आता है। तो जब अल्लाह ताला का साथ हो और अपने वालिदैन की दुआओं के साथ बाकिरदार बाशख्सियत रह के लड़कियाँ यहाँ शोबे में आ सकती हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगी, इम्पोर्टेंट ये भी है कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद अपने जिस भी आप शोबे में आना चाहती हैं वहाँ पर आ। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया निदा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कीप अस प्राउड लाइक दिस, हमें इसी तरीके से आप जो है वो मुल्क को शाइन करते रहिए, मुल्क के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के पॉजिटिव मैसेजेस देते रहें ताकि और बहुत सारी ख़वातीन जो है ये ट्रैक फॉलो करें, बल्कि हर वो मैदान जहाँ पर वो जाना चाहते हैं उसे वो फॉलो करें। चलिए, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।